हाँ जी, नमस्कार मित्रों। तो क्या हाल चाल। आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 भूगोल विषय का अध्याय नंबर 6। अध्याय का नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ। इससे पहले कि हमने 5 चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिए, बेहतरीन तरीके से पढ़ लिए थे। अगर आपने वो ना देखे हैं तो फटाफट से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक दे दूंगा, या फिर हमारे चैनल पे विजिट कीजिए और वहां पे कक्षा 6 भूगोल कम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है, को नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो वहां से भी आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं आज की इस कक्षा को। आज की कक्षा भी बहुत मजेदार होने वाली है, क्योंकि ज्योग्राफी सब्जेक्ट ही ऐसा ही है जिसमें अपन अपने आसपास के स्थल रूपों के बारे में, अपने आवास के बारे में, अपनी पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी भी तो क्या है, मानव का आवास ही है। कक्षा 12 की जब भूगोल पढ़ते हो, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पहली पुस्तक है, जब उसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि पृथ्वी को अपन क्यों पढ़ते हैं, पृथ्वी को अपन किस रूप में समझते हैं। तो पृथ्वी को हम मानव के आवास के रूप में समझते हैं, ठीक है। तो ये पृथ्वी हमारा क्या है, आवास है, ठीक है। अपना घर तो है ही, पर ये अपन जो सरवाइव करते हैं, जो चीजें चाहिए अपने को सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए, वो सभी हमें कहाँ मिलती है, पृथ्वी में मिलती है। तो ये पृथ्वी भी क्या है, मानव का आवास है। आवास तो अब अपन मकान तो अब बनाने लग गए पक्के। प्राचीन काल में क्या होता था, अपन गुफाओं में, जंगलों में निवास करते थे, अर्थात प्रकृति की शरण में रहते थे, ठीक है। माई बाप अपन क्या थी, प्रकृति थी, ठीक है। अभी भी अपन प्रकृति को क्या कहते हैं, माता कहते हैं ना भाई। वृक्षों की पूजा करते हैं, पहाड़ों की पूजा करते हैं, ठीक है। तो वो सभी क्या है, प्रकृति की देन है। वृक्ष प्रकृति तो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कक्षा को। अध्याय का मैं नाम लिखता हूं पहले, ठीक है। तो अपना अध्याय चलेगा, यहां से शुरू करते हैं ना। अध्याय 6, ठीक है। अध्याय 6 नाम क्या है उसका, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, प्रमुख स्थल रूप, ठीक है। प्रमुख स्थल रूप, ठीक है। लैंडफॉर्म ऑफ, मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ, स्थल रूप। थोड़ा सा इंग्लिश में भी लिख देते हैं, अपना माहौल बन जाएगा ना। MEJ, मेजर अब ये कोई मत बोलो सर राइटिंग खराब है, सुधारो उसको। सुधारेंगे यार, बोर्ड पे थोड़ा क्या है, इतनी बड़े एरिया में लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, फिर मोटा मोटा और लिखना पड़ता है, ठीक है। तो जैसी है, समझ में आ रही है अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो आप पूछ लेना, ठीक है। वरना आंखों का इलाज करवाना, मेरे को समझ में आ रही है ना। हाँ, तो अपन बात करते हैं अध्याय की, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, लैंडफॉर्म्स की बात करते हैं। अब चैप्टर का नाम पढ़ते दिमाग में आएगा, पृथ्वी भी समझ गई, प्रमुख भी समझ गए, ये स्थल रूप क्या होता है। पहले इसको समझाओ, स्थल रूप क्या होता है तो समझना। स्थल रूप को अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लैंडफॉर्म। क्या बोलते हैं, लैंडफॉर्म। अब लैंडफॉर्म को क्या कहते हैं अपन, सुनना। लैंडफॉर्म मतलब पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले प्राकृतिक आकारों को क्या कहते हैं अपन, स्थल रूप। परिभाषा लिखता हूं मैं, परिभाषा देखना। पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले, पाए जाने वाले, जाने वाले विभिन्न, ठीक है, विभिन्न प्राकृतिक आकारों को, साथ साथ नोट भी करते चलना, प्राकृतिक आकारों को याद भी करते रहना। प्राकृतिक आकारों को क्या कहते हैं अपन, प्राकृतिक आकारों को अपन स्थल रूप कहते हैं। आ गई बात समझ में। स्थल रूप अगर आपसे पूछ लिया जाए, स्थल रूप क्या होता है, अपनी जो पृथ्वी है, ठीक है, उसकी सतह पर अर्थात स्थल मंडल पर, ठीक है, भूमि पर पाए जाने वाले विभिन्न आकारों को। अब जब आप पृथ्वी के बारे में पढ़ते हो तब आप उसमें विभिन्न भिन्न आकृतियां देखते हो, ठीक है। कहीं पे ऊंचा है, कहीं पे नीचा है, कहीं पे समतल है, कहीं पे सपाट है, ठीक है, कहीं पे उबड़ खाबड़ है। तो आप भिन्न भिन्न आकृतियां, भिन्न भिन्न चीजें देखते हो, भिन्न भिन्न स्वरूप देखते हो पृथ्वी की सतह के भी।
ठीक है, तो उन्हें ही अपन क्या कहते हैं, स्थल रूप कहते हैं। जैसे आपने कहीं पे देखा, कहीं घूमने गए, ठीक है, तो आपने कहीं पे देखा ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, पर्वत है, कुछ छोटे छोटे भी है, ठीक है, कुछ बड़े बड़े भी है। फिर आप दोबारा कभी घूमने गए तो आप कहीं देखते हो बिल्कुल सपाट है, बिल्कुल समतल, प्लेन, ठीक है। और फिर अब नेक्स्ट जब आप कभी घूमने गए तो आपने वहां देखा कि उठा हुआ भी है और समतल भी है, ऐसी आकृतियां भी आपने देखी होगी। तो ये क्या है, सभी पृथ्वी पे ही विद्यमान है, ऐसा तो नहीं भाई ये मंगल ग्रह पे था, ये बुध पे था और ये पृथ्वी पे था। सभी एक ही जगह पे स्थित है, अपनी पृथ्वी पे स्थित है, ठीक है। तो अब आपने पृथ्वी के ऊपर अलग अलग आकृतियां देखी तो आपने ये आइडिया तो लगा लिया, हाँ अपनी जो पृथ्वी है वो कभी भी एक समान नहीं है। अपन जब उसको अंतरिक्ष से देखते हैं बिल्कुल गोल दिखती है, बिल्कुल प्लेन दिखती है, बट वो अंदर से जब अपन उसको और थोड़ा जूम इन करके देखते हैं तो क्या होता है, कहीं पे ऊबड़ खाबड़ है, कहीं पे अपन ने लास्ट के अध्याय में ये भी पढ़ा था, कहीं पे जल है, कहीं पे स्थल भाग है, ठीक है। तो वैसे अपन बात करते हैं स्थल के अंदर कि कहीं पे क्या है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, कहीं पे सिंपल बिल्कुल समतल मैदान है, कहीं पे पठारी एरिया है, ठीक है, तो कहीं पे गर्त भी है, गड्ढे भी है। तो ये क्या है, पृथ्वी की भिन्न भिन्न आकृतियां, भिन्न भिन्न संरचनाएं हैं। तो आज की इस कक्षा में अपन इन्हीं संरचनाओं, इन्हीं स्थल रूपों के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको और अच्छे से समझा दूं मेरे साथ एक बार मैं ट्राई करना, प्रयास करना, दोनों हाथ ऐसे करो, ठीक है। अब अपना जो ये फेस है, ठीक है, फेस में यहां पे हाथ रखो, यहां पे आपने हाथ रखा और यहां से घुमाते हुए नीचे तक लेके आओ, यहां तक लेके आओ। आपने क्या फील किया, सर ठंडा ठंडा फील किया, हाथ ठंडे हो रहे, उनको मत फील करना, मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूं उसको समझना। यहां से जब आपने हाथ रखा और यहां तक लेके आए तब आपको कहीं पे समतल, कहीं पे ऊबड़ खाबड़, कहीं पे ढलान आदि आपने अलग अलग चीजें रियलाइज की। आपने ऐसा तो किया नहीं भाई अपन जैसे मेज पे हाथ चला रहा है बिल्कुल समतल में चल रहा था, भाई यहाँ पे समतल था, फिर यहाँ पे ऊबड़ खाबड़ आ गए, फिर यहाँ पे ढलान आ गया। ऐसे ही हमारी पृथ्वी है कि अपन जब कभी निकले पृथ्वी में, अगर विचरण करने के लिए, अगर आप पृथ्वी में देखने के लिए निकलो ना, तो देखना कि आप कभी गड्ढा देखोगे, कहीं पे ऊंचा देखोगे, कहीं पे नीचा देखोगे। तो ऐसे भिन्न भिन्न अपनी स्थलाकृतियां, आकृतियां अपने पृथ्वी पर पाई जाती है और उन्हीं की चर्चा अपन इस कक्षा में करने वाले हैं, जिसे अपन बोलते हैं पृथ्वी के स्थल रूप। ठीक है, आ गई बात समझ में? जी सर, आ गई बात समझ में। अब समझना आगे की बात क्या है। अब जो ये स्थलाकृतियां बनती है, कोई ना कोई कारण तो रहा होगा, ठीक है। अब जैसे सपोज देन ये मेरे पास एक बोतल है, ठीक है, क्या है, ये एक पानी की बोतल है। अगर मैं इसको ऊपर से छोड़ दूं तो क्या होगा, या तो ये टूटेगी या फिर इसके अंदर क्या आ जाएगी, मोच आ जाएगी, भाई कुछ ना कुछ तो होगा इसमें। अब इसमें इसके जो आकार है उसमें परिवर्तन का कारण क्या रहा, भाई कोई ना कोई प्रतिक्रिया, कोई ना कोई प्रक्रिया तो हुई थी जिसके कारण इसके आकार में क्या हुआ, चेंजेस हुआ, ठीक है। वैसे ही जो ये स्थल रूप बनते हैं उनमें भी कोई ना कोई प्रक्रिया तो हुई ही होगी जिससे क्या, कहीं पे पर्वत बन गए, कहीं पे मैदान बन गए, कहीं पे पठार बन गए। जी सर, ये बात आपकी माननी पड़ेगी, हाँ कोई ना कोई प्रक्रिया तो हुई होगी जिनसे इन अलग अलग भिन्न भिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ। तो फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं कि वो प्रक्रिया कौन सी है। मुख्य रूप से दो प्रक्रिया इसमें आती है। पहली जो प्रक्रिया आती है वो आती है आंतरिक प्रक्रिया। आंतरिक प्रक्रिया, आंतरिक का मतलब अंदर की, अंदर किसके, पृथ्वी के, ठीक है, आंतरिक प्रक्रिया। अब आंतरिक प्रक्रिया कैसे होगी समझना, आपने ज्वालामुखी सुना होगा, ठीक है, भूकंप देखा होगा, भूकंप के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, कहीं तो पढ़ा होगा, कुछ तो शब्द ही सुने होंगे, ठीक है। तो आज के बाद अपन मैं बता दूंगा वो कौन सी प्रक्रियाओं में आते हैं ना। तो जो आंतरिक प्रक्रियाएं हैं उनमें मुख्य रूप से जैसे प्लेटों का गति, किन की गति, प्लेटों की गति, प्लेटों की गति, ठीक है। ये प्लेटें वो नहीं है खाना खाने वाली, नाश्ता करने वाली वो प्लेटें नहीं है, ये प्लेटें अपनी पृथ्वी के अंदर बड़ी बड़ी चट्टानें हैं जो गति करती रहती है, हमेशा गति करती रहती है। जिससे क्या होता है, जो अपना स्थल भाग है, थोड़ा सा अपने पास्ट की बात बताता हूँ एक थोड़ी सी। आज से 5 करोड़ साल पहले, कितने साल पहले, लगभग 5 करोड़ साल पहले अपना जो भारत देश था, प्रायद्वीपीय भारत है ना, नीचे वाला जो हिस्सा है ना, वो अपना कहा था अफ्रीका के पास। अब प्लेटों के माध्यम से वो गति करने लग गए और गति करता 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 कहां पे आ गया,
यानी कि उस प्लेट को अपन बोलते हैं भारतीय प्लेट। कौन सी प्लेट? भारतीय प्लेट। ठीक है, और वर्तमान में जहां पे स्थित है उसको बोलते हैं यूरेशियन, यूरेशियाई प्लेट या यूरेशियन, यूरेशियाई प्लेट। ठीक है, उससे आके टकरा गए, यानी कि गति तो उसमें हो रही थी। ठीक है, तो ऐसे वो प्लेटों की गति होती है और हमेशा होती है, ऐसा नहीं कि भाई उस टाइम के बाद हो ही नहीं रही, गति अभी भी हो रही है। ठीक है, आपने हिमालय की जो ऊंचाई पड़ी है 8848 मीटर, ठीक है, ये भी बढ़ रही है। कुछ विद्वानों का कहना है कि इसकी ऊंचाई बढ़ के कितनी हो गई? 8850 मीटर हो गई, क्योंकि प्लेटों के कारण क्या होता है, इनकी गति चलती रहती है, रुकते नहीं है ये। ठीक है, तो स्थल भाग में भी गति होती है। वो अपन जब अपन कक्षा 11 की भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें प्लेटों के बारे में विस्तार से है कि कितने प्रकार की प्लेटें होती है मुख्य रूप से, और उनसे छोटे यानी कि उप प्लेटें कितनी होती है वो भी अपन पढ़ लेंगे उसमें। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि प्लेटों की गति के कारण एक तो आंतरिक प्रक्रिया हो गई, एक होता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी भी क्या आता है? आंतरिक प्रक्रिया में आता है। ठीक है, ज्वालामुखी। ठीक है, इन चीजों से भी ये स्थल रूप बनते हैं, पर्वत, मैदान, पठार, है ना। और एक आता है भूकंप, भूकंप, अर्थक्वेक, इनसे भी इन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। आगे अपन नेक्स्ट जो अपनी प्रक्रिया है, आंतरिक प्रक्रिया हो गई। आंतरिक प्रक्रिया के बाद दूसरी जो प्रक्रिया आती है उसे अपन बोलते हैं बाह्य प्रक्रिया। क्या बोलते हैं? बाह्य प्रक्रिया। दूसरी मैं यहां पे लिखता हूं बाह्य प्रक्रिया। ठीक है, बाह्य प्रक्रिया। बाह्य प्रक्रिया में क्या होता है? मुख्य रूप से वैसे तो बहुत सारी चीजें होती है बाह्य प्रक्रिया में, अपने आसपास देखते हैं, जैसे अपर्दन हो गया, निक्षेपण हो गया, तो आदि होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। उसमें मुख्य रूप से अपन देखते हैं एक तो अपर्दन, क्या देखते हैं? अपर्दन, अपर्दन, और एक देखते हैं अपन निक्षेपण। इन दो चीजों को देखते हैं बाह्य अभिक्रिया में, बाह्य प्रक्रिया में। ठीक है, निक्षेपण। अब ये क्या होते हैं? नए शब्द हमने इनके बारे में तो आपने थोड़ी थोड़ी जानकारी दी, हाँ भाई ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये तो हमने सुना ही नहीं कभी, तो सुना तो होगा। ठीक है, वही आपने कक्षा 6 में तो भूगोल पढ़ी होगी, तो अपन कक्षा 6 की दोबारा पढ़ रहे हैं ना, तो सुनना। जैसे ये कोई पर्वत है, ठीक है, ये कोई पर्वत है, इसको थोड़ा ऐसे करते हैं, ये अपना कोई पर्वत है, ठीक है, ऐसे। अब यहां से कोई नदी निकलती है, क्या निकलती है? नदी निकलती है। ठीक है, यहां से नदी निकल रही है और यहां पे क्या है? अपना समुद्र है। ठीक है, इतना समझ लेना, यहाँ पे क्या है? समुद्र। अब यहां से कोई नदी निकल रही। अब एक चीज बताओ, ऊंचाई से अगर अपन किसी चीज को छोड़ते हैं, जैसे पानी को अपन ने छोड़ा, तो उसकी गति क्या होगी? सर तेज होगी गति। बस यही जानना था आपसे। यहां से कोई नदी निकलती है, अब यहां पे क्या थी? वो गति में थी, तीव्र वेग में थी। इस कारण से ये क्या करती है नदी, जो नदी का जल है, अपने साथ इस पर्वत के अंदर जो भी पत्थर कंकड़ थे, ठीक है, पत्थर के टुकड़े थे, मिट्टी थी, ठीक है, मिट्टी थी, गाद थी, आदि को क्या करती है? अपने साथ लेके आती है, क्योंकि यहाँ पे इसकी गति क्या है? तेज है। अब तेज गति के कारण जो अपने साथ जो भी ऐसा कंकड़ पत्थर जो भी है, जो कि इसके साथ आ सकता है पानी के बहाव से, उसको अपने साथ लेके आती है। और आते आते यहां तक स्पीड से, यानी कि ऊपर से लेके आ रही है अपने साथ, जल के साथ, और यहां पे जब तक इसका जो ढाल होगा वो तीव्र है, तो वेग भी उतना ही ज्यादा होगा। अब यहां पे आने के बाद इसका क्या हुआ? वेग कम हो गया, और यहां पे वो क्या करते हैं? उन सभी चीजों को छोड़ते हुए यहां पे जमा करते हुए, और नदी समुद्र में गिर जाती है। ठीक है, तो यहां से जब वो उन चीजों को उठा के लेके आ रही थी, ठीक है, उस कटाव को लेके आ रहे थे, भाई स्पीड से अगर पानी जाता है तो क्या करता है? अपने आसपास के क्षेत्र को काटते हुए चलता है। काटते हुए से मतलब क्या है कि वहां पे जो पत्थर कंकड़ वगैरह मिट्टी जो भी थी उसको अपने साथ लेके चलता है। तो वही काम नदी ने किया यहां से। अब वहां से ये क्या हुआ? काटते हुए तो लेके चली गई, यहां से तो काट लिया, अब यहां पे उसको छोड़ दिया। तो यहां पे जो इसने तोड़ा, ठीक है, जो कटाव का काम किया, उसे तो अपन क्या कहेंगे? अपर्दन कहेंगे। और जो वापस से इसने यहाँ पे जमाव का काम किया, इसे अपन कहेंगे निक्षेपण। आ गई बात समझ में? अपर्दन क्या होता है और निक्षेपण क्या होता है। अब आपको वैसे थोड़े हिंदी लैंग्वेज में बोलूं, ये तो अपन ने एग्जाम्पल से देखा, लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो पृथ्वी की सतह का टूटना क्या कहलाता है? अपर्दन कहलाता है। ठीक है,
अपर्दन, अब आपको मैंने ये जल वाला एग्जांपल दिया तो ये मत समझना कि अपर्दन जल से ही होगा, ठीक है। अपर्दन जल से तो होगा ही, ठीक है, वायु से भी हो सकता है और बर्फ वगैरह से भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी प्रकार से हो सकता है, जल वायु बर्फ आदि, ठीक है, किसी भी प्रकार से हो सकता है। बट क्या होगा उसमें, पृथ्वी की सतह का टूटना क्या कहलाएगा, मैं यहां पे लिखूं पृथ्वी की, ठीक है, पृथ्वी की सतह का टूटना, सतह का टूटना क्या कहलाता है, अपर्दन, ठीक। निक्षेपण क्या होता है, निक्षेपण समझना, निक्षेपण देखना यहां पे पृथ्वी की सतह का, पृथ्वी की सतह का पुनः बनना, का पुनः यानी कि दोबारा बनना, ठीक है। भाई यहां से टूटी और यहां के दोबारा बन गई, ठीक है, तो यहां टूटने वाली स्थिति में क्या कहेंगे अपन, भाई यहाँ पे अपर्दन हो रहा है, और यहाँ पे जमने वाली स्थिति में क्या कहेंगे, यहाँ पे क्या है, निक्षेपण हो रहा है। आई बात समझ में, आंतरिक प्रक्रिया और बाह्य प्रक्रिया में, जी सर आ गई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इन आंतरिक प्रक्रियाओं और बाह्य प्रक्रियाओं से मुख्य रूप से 3 स्थल रूपों का निर्माण होता है। कितने स्थल रूपों का निर्माण होता है सर, 3 स्थल रूपों का निर्माण होता है। कौन कौन से स्थल रूप है वो, आइए जानते हैं उनको भी, कौन कौन से स्थल रूप है, ठीक है। इसको तो मैं साफ कर देता हूं, बाद में फिर से साफ करना पड़ेगा, तो इसको पहले ही साफ कर देते हैं, ठीक है। तो वो स्थल रूप कौन से है, तो ध्यान रखना, आंतरिक व बाह्य प्रक्रियाओं के साथ साथ ऊंचाई व ढाल के आधार पर अपन स्थल रूपों को 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, 3 भागों में। पहला पहला सुनना, पहला आता है आपके पर्वत, ठीक है, दूसरा आपके आता है पठार, पठार, तीसरा आपके आता है मैदान, ठीक है, मैदान। इंग्लिश में लिखते हैं अपन इसको MOUNTAI, ठीक है, ये आई और एन है, हाँ और मैदान को अपन ने लिख लिया प्लेन्स, ठीक है, प्लेट्यू, माउंटेन्स और प्लेन्स, ठीक है। ये अपना क्या है, पर्वत है, ये अपना क्या है, पठार है, और ये अपना क्या है, मैदान है। एक बार अपने इनमें अंतर समझते भी, पठार क्या होता है, पर्वत क्या होता है, मैदान क्या होता है, ठीक है, समझना। कोई पृथ्वी की सतह पर कोई स्थल रूप बना हुआ है, पृथ्वी की सतह पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये पृथ्वी की सतह है, ठीक है, ये हमारा स्थल मंडल है, यानी अपनी भूमि है जहां पे अपन खड़े रहते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ, कोई स्थल रूप बना जो क्या है, उबड़ खाबड़ भी है और ऊंचा भी है, ठीक है, उबड़ खाबड़ भी है और ऊंचा भी है। आगे कंडीशन सुनना, इसका आधार तो क्या है, चौड़ा है, ठीक है, और जो इसका शिखर है वो क्या है, पतला है, पतला और नुकीला, ठीक है। ये क्या होता है, यानी कि कुछ 100 मीटर से, यानी कि थोड़ी ऊंचाई से लेकर और काफी ऊंचाई तक जाते हैं, ठीक। एक स्थलाकृति मैंने ये बनाई, दूसरी स्थलाकृति मैंने ये बनाई, जैसे ये अपनी जमीन है, ठीक, और यहां पे मैंने एक स्थलाकृति बनाई ऐसे कुछ करके, ठीक है। इसमें क्या होगा, ऊपर का भाग बिल्कुल समतल होगा, क्या होगा, समतल होगा, ढाल क्या होगी, बिल्कुल खड़ी ढाल होगी, ढाल क्या होगी, खड़ी, ठीक है, खड़ी ढाल होगी। ये मैंने एक स्थल रूप ये बना दिया। दूसरा स्थल रूप मैंने क्या बनाया, बिल्कुल प्लेन, ठीक है, बिल्कुल प्लेन, ये मैंने एक स्थल रूप ये बना दिया ऐसे। अब इनमें अंतर क्या है, पहला अपन ने जब देखा तो क्या है, आधार चौड़ा है, उबड़ खाबड़ भी है, और क्या है, ऊपर से पतला व नुकीला भी है। इसे अपन ने क्या कहा कि सर ये तो क्या है, पर्वत है। अपन ने, अगर मैं आपसे इनके नाम ना लिख के ये भी लिख के दे देते तो आप ये बताते ये पर्वत है। ये क्या है, ऊपर से समतल है, खड़ी ढाल है, ठीक है, और वही क्या है, पृथ्वी के मुख्य भूमि से, पृथ्वी के जो स्थल रूप है उससे क्या है, उठा हुआ है। अब ये भी कुछ 100 मीटर से
और सैकड़ों मीटर तक, 100 मीटर से सैकड़ों मीटर तक क्या होते हैं, ऊंचे होते हैं। सेम कंडीशन इसकी तरह ही होगी, बस इनकी आकृति में फर्क होता है। ये ऊपर से पतला और आधार में चौड़ा होता है, ये क्या होता है ऊपर से समतल होता है। ये क्या होता है उबड़ खाबड़ होता है, आपने देखा था ना, ये उबड़ खाबड़ है, ये क्या होता है समतल होता है। बस यही अंतर होता है। ऊंचाई दोनों की समान भी हो सकती है, ऊपर नीचे भी हो सकती है। और जो ये होते हैं इन्हें बोलते हैं मैदान। इनकी क्या विशेषता है, ये क्या होते हैं समतल होते हैं, एक तो अधिक उपजाऊ भी होते हैं, और इनकी ऊंचाई 200 मीटर से कम होती है। क्या होती है, 200 मीटर से इनकी ऊंचाई कम होती है, उन्हें अपन क्या कहते हैं, मैदान कहते हैं। आई बात समझ में। अगर आपसे कोई पूछ ले कि पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं, तो क्या बताना है, सन पर्वत, ठीक है, पठार और मैदान। पर्वत क्या होते हैं, ये अपन ने अभी देख लिया इसकी विशेषता, आधार चौड़ा, ऊपर से जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे ऊपर से क्या होता जाएगा, पतला व नुकीला होता जाएगा, उबड़ खाबड़ होता है, ठीक है। और इसके अंदर अपन ने बात की कि पठार क्या होता है, खड़ी ढाल होती है, ऊपर से समतल होता है, और अपने जो मुख्य भूमि है उससे ऊपर उठा हुआ होता है, ऊंचाई कितनी भी हो सकती है इनकी। उसके बाद अपन ने मैदान को पढ़ा, वे इनकी ऊंचाई क्या होती है, ये समतल होते हैं, और एक इनकी ऊंचाई के 200 मीटर से कम होती है, उसे अपन मैदान कहते हैं। ये अधिक उपजाऊ होते हैं, ठीक है। इन तीनों की तुलना की जाए तो सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन सी होंगी, ये, ठीक है। इनमें नदियां ज्यादा मिलती है, ठीक है। नदियों को उद्गम कहाँ होता है, अधिकांशतः 80% से ज्यादा नदियां, लगभग सभी नदियां मान लो आप, तो उनको उद्गम पर्वतों से होता है, ठीक है। माउंटेन से उनका उद्गम होता है, उनकी ओरिजिन उत्पत्ति होती है, ठीक है। पठार की विशेषता क्या है, इनमें खनिज वगैरह ज्यादा पाए जाते हैं, जलप्रपात भी पाए जाते हैं, ठीक है, वो इनकी विशेषता हो गई। आई बात समझ में। इनमें परिवहन सबसे ज्यादा होता है, कृषि भी सबसे ज्यादा होती है, जनसंख्या भी सबसे ज्यादा निवास करती है। ये अपन जब इनको डिटेल से पढ़ेंगे तो वो चीजें जान लेंगे। ये मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि आपसे अगर कोई पूछ ले कि पर्वत में अंतर, पठार में अंतर, मैदान में अंतर बताओ, तो आप बता सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, अब अपन अब एक एक को पढ़ेंगे, पर्वत, फिर पठार और फिर मैदान, ठीक है। इसको मैं यहां से साफ कर देता हूं। पर्वत की बात कर ली, पर्वत क्या होता है, हाँ सर अपन ने पर्वत की बात कर ली। अब एक चीज आपको पता हो, याद हो, पिछली कक्षा में हमने ये भी पढ़ा था कि जैसे जैसे अपन ऊंचाई की तरफ जाते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ जाते हैं, तो क्या होता है, टेम्परेचर कम होता जाता है, तापमान घटता जाता है। 165 मीटर की ऊंचाई पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है, ये अपन ने पढ़ा था। तो अब पर्वत क्या होते हैं, अधिक ऊंचाई, ये तो है नहीं भाई 1-2 मीटर का पर्वत होगा, ठीक है, वो पर्वत भी नहीं माना जाएगा, उसकी भी अपन बात करेंगे, ठीक है। अब पर्वत क्या होते हैं, ऊंचे ऊंचे होते हैं। अब नदियों का उद्गम कहां से होता है, सर पर्वतों से होता है। अब ऊपर से जो नदियां आती है, अब वैसे ही पहले उनका टेम्परेचर कम है ऊपर का, तो सर्दियों के टाइम में और कम हो जाता है, तो वो नदियां क्या हो जाती है, जम जाती है। उन जमी हुई नदियों को क्या बोलते हैं, हिमानी। क्या बोलते हैं, हिमानी। ये भी आपको ध्यान रखना, हिमानी, ठीक। पर्वत क्या है, एक सीरियल में भी होते हैं, श्रृंखला में भी होते हैं। यू आपने पर्वत ऐसे तो देखे होंगे, ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो ये क्या है, इनका एक क्रम है, जैसे नाम भी सुना होगा, अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है, विंध्याचल सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला है। तो वो क्या है, एक श्रृंखला में है, अर्थात एक सीरियल में है, ठीक है। अब सुनना आगे की बात। कोई स्थलखंड है, उसकी विशेषता क्या है, ऊंचा भी है, ऊपर से नुकीला भी है, आधार चौड़ा भी है, ऊबड़ खाबड़ भी है। तो अपन क्या सभी सभी को पर्वत कहेंगे, फिर उनको, ये सुनना, पर्वत अपन उसे ही कहेंगे जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक है। 600 मीटर से क्या है, अधिक है, ठीक है। चाहे ये सारी विशेषताओं, आधार चौड़ा हो, ऊपर से पतला नुकीला हो, उबड़ खाबड़ हो, ढाल हो, ठीक है, उनमें से अपन पर्वत किसे कहेंगे, जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से ऊपर है, उन्हें अपन पर्वत की संज्ञा देंगे। बाकी 600 मीटर से नीचे है तो ऊपर उनको अपन क्या कहेंगे, तो उनको अपन कहेंगे पहाड़ियां। क्या कहेंगे, पहाड़ियां। ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहाड़ियां किसे कहेंगे, जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से कम हो। पर्वत किसे कहेंगे, जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से ऊपर हो। आ गई बात समझ में, जी सर बात आ गई समझ में। अब पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, ये प्रकारों की बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। पर्वत मुख्य रूप से 3 प्रकार की होते हैं, अपन उन 3 को पढ़ेंगे। कौन कौन से होते हैं 3 प्रकार। पहला जो प्रकार आता है वो आपके आता है वलित पर्वत। क्या है, वलित पर्वत, ठीक, फोल्ड माउंटेन। दूसरा क्या आता है आपके,
इनको अलग अलग लिखते हैं पर अपन इनको समझे भी तो के। पहला प्रकार मैंने लिखा वलित पर्वत, ठीक है। अब यहाँ पे लिखता हूं मैं दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार यहाँ पे लिखा मैंने। दूसरा प्रकार कौन सा आएगा? भ्रंशोत्थ पर्वत। कौन सा आएगा? भ्रंशोत्थ पर्वत। भ्रंशोत्थ पर्वत, ब्लॉक माउंटेन, ये हो गया, ठीक। और जो तीसरा प्रकार अपने पास आएगा, इनके थोड़ा वो बना देते हैं बाउंड्री। तेरी ये हो गई भाई, और इसका ये हो गया। और इधर एक और बात कर लेते हैं अपन, ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत, वोल्केनिक माउंटेन, ठीक है। आ गई बात समझ में? ये इसके 3 प्रकार है। पहला वलित पर्वत, फिर आता है भ्रंशोत्थ पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। ये है पर्वत के प्रकार। अब अपन तीनों को पढ़ते हैं, क्या होता है वलित पर्वत, क्या होता है भ्रंशोत्थ और क्या होता है ज्वालामुखी पर्वत। तो समझना, अभी मैंने बताया कि अपनी पृथ्वी के अंदर क्या है? प्लेटें हैं, ठीक है, याद तो है कम से कम आपको। अब फॉर एग्जाम्पल ये अपनी प्लेटें हैं पृथ्वी के ऊपर, यानी कि अपनी पृथ्वी है, उसका कोई स्थल भाग है, उसके नीचे अपन ने प्लेटों की बात कही, ये प्लेटें हैं। अब एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। अब प्लेट एक इधर से गति कर रही है, ये वाली प्लेट इधर से गति कर रही है, यानी कि दोनों आपस में टकराने वाली है। तो जब ये गति करती आएंगी तब ये यूं टकराएंगी, तो एक दो स्थिति उत्पन्न होंगी। दो स्थिति क्या? एक ही स्थिति उत्पन्न होगी। इनमें से एक तो क्या होगी? नीचे धसेगी और दूसरी इसके ऊपर आएगी। आएगी नहीं आएगी? ठीक है, तो एक तो इसके नीचे धस गई और दूसरी ऊपर आ गई। अब नीचे धस रही है, ये भी गति कर रही है, गति तो करेगी भी। अब जैसे जैसे ये गति करेगी तो ये ऊपर उठती जाएगी, पहले वाली प्लेट ऊपर उठती जाएगी, ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जब दो प्लेटें गति करती है, ठीक है, जब दो प्लेटें गति करती है तो क्या हो, क्या स्थिति उत्पन्न होगी? देखना, इधर से गति करी तो उनमें क्या होगा? फोल्ड। यानी कि अभी अपन ने ये देखा कि भाई ये दोनों प्लेटें थी, जब ये गति कर रही थी तो एक तो नीचे धस गई और दूसरी ऊपर उठ गई, ठीक है, दिख रहा है आपको। दूसरी ऊपर उठी तो क्या होगी? उसकी ऊंचाई धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लग गई, ठीक है, अर्थात उसमें क्या होगा? फोल्ड आ गया, फोल्ड, ठीक है। पहले दोनों इतने स्थान घेर रही थी, अब जैसे ये नीचे घुस गए इसके और ये ऊपर उठ गई, तो ऐसे क्या हुआ? एक ऊंचा सा स्थान निकल के अपने पास आता है। अब ये ऊंचा वाला स्थान क्या है? ये भी तो स्थल मंडल ही तो है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ऊपर उठ गया एक भाग इसका। तो वही इन वलित पर्वत में होता है कि जैसे जैसे दो प्लेटें आपस में टकराती है तो एक दब जाती है और एक ऊपर उठ जाती है, और ऊपर उठी हुई से क्या बनते हैं? ये पर्वत बनते हैं, ठीक है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? वलित पर्वत, दो प्लेटों के आपस में टकराने से। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको हिमालय का उदाहरण दिया था ना फर्स्ट में, कि हिमालय में क्या हुआ था? अपनी भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के आपस में टकराने से हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। तो आप देख सकते हो पर्वत ऊपर तक चढ़ रहा है और उन प्लेटों की गति अभी भी हो रही है, जिसके कारण उस पर्वत की ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है, ठीक है, 8,850 मीटर हो चुकी है, ठीक है, ये कहना है विद्वानों का। तो ये हो गए वलित पर्वत, दोनों तरफ से दबाव आ रहा है दबाव, जिससे क्या हुआ? एक प्लेट नीचे दब गई और दूसरी प्लेट ऊपर उठ गई, जिनसे किन का निर्माण हुआ? वलित पर्वत का निर्माण हुआ। अब अपन इनके एग्जाम्पल देखते हैं, ऐसे कौन कौन से पर्वत हैं, ठीक है, उनके एग्जाम्पल देखते हैं। एक तो अपना हिमालय आ गया, क्या आ गया? हिमालय पर्वत आ गया, जो कि कहाँ है? भारत में है, ठीक है। एक आता है आल्पस पर्वत, जो कि कहाँ है? यूरोप में है। एक देख लो आप एंडीज पर्वत, ठीक है, एंडीज पर्वत कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। एक देख लो आप एटलस पर्वत, कौन सा पर्वत? एटलस पर्वत, ये कहाँ है? अफ्रीका के अंदर है, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल देख लिए अपन ने, ये वलित पर्वत के उदाहरण है, ठीक है। और एक सुनना इंपोर्टेंट चीज, अपनी जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला है, ये आपको ध्यान रखना है। विश्व की, अगर आपसे प्रश्न पूछ लीजिए विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, वलित पर्वत श्रृंखला, ठीक है, तो वो कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला है। इसके अलावा और कौन से वलित पर्वत? एक है अल्पेशियन, अल्पेशियन पर्वत, जो कि कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में,
और उसके बाद आता है यूराल पर्वत, जो कि कहाँ है, यूरोप में, ठीक है। अल्पेशियन, ये भी क्या है, प्राचीन वलित पर्वत है, ठीक है। ये वलित पर्वत के उदाहरण है जो कि अभी नवीन है, जैसे हमारा हिमालय क्या है, नवीन वलित पर्वत है, ठीक है। और जो ये है अरावली की पर्वत श्रृंखला, ये क्या है, प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला है। अल्पेशियन पर्वत उत्तरी अमेरिका में, यूराल पर्वत यूरोप के अंदर, ये क्या है, प्राचीन वलित पर्वत के उदाहरण है, ठीक है। अब ये जो अपनी ये अरावली है ना, अपर्दन के कारण क्या हो गई, घिस गई है ये। अपर्दन होता है क्योंकि इसमें से अधिकांश 80% नदियों क्या होता है, इसमें से उद्गम होता है। अब उस उद्गम के कारण क्या होता है, ये क्या हो, वो अपने साथ क्या लेके आती है, जो भी है कंकड़ पत्थर ऊपर से पर्वत क्षेत्र से उठा के लाती है और नीचे आके छोड़ देती है, तो ऊपर वाला हिस्सा क्या हो गया, घिस गया है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये बात हो गई किसके बारे में, वलित पर्वत के बारे में। नेक्स्ट अपन चलते हैं भ्रंशोत पर्वत। अब भ्रंशोत पर्वत क्या होता है समझना एक बार, वही अपन इन प्लेटों का उदाहरण देते हैं। अब ये प्लेटें क्या है, अभी तो अपन ने देखा भाई दोनों साइड से क्या हो रही थी, आमने सामने गति कर रही थी, ठीक। अभी क्या है, प्लेटें ऐसे है जुड़ी हुई, मगर क्या हुआ, दोनों विपरीत दिशा में गति करती है, अर्थात ये प्लेट इधर जाएगी और ये प्लेट इधर जाएगी, अर्थात दोनों प्लेटें विपरीत दिशा में गति कर रही है। अब विपरीत दिशा में गति करेंगे सर क्या हुआ, सर बीच में इनके क्या हुआ, स्पेस आ गया, अर्थात दरार आ गई, ठीक है। ये दरार होती है। अब जैसे ये दरार आएगी, इसी में थोड़ा समझ लेना। अब ये जैसे ये दरार आई, ठीक है, तो क्या होगा, ये स्थलभाग नीचे धंस गया, ये ऊपर उठ गया, ऐसी स्थिति हुई। अब ऐसा तो है नहीं, अब मेरे दो ही आते तो मैंने दो प्लेटों को उदाहरण दिया, अगर मेरी चार भुजा होती तो मैं चार प्लेटों का देता। तो ऐसी स्थिति खूब अपन बोल सकते हैं आगे तक बन गई, क्योंकि आगे भी तो इनके स्थल अपना भाग है वो जुड़ा हुआ तो है ही। तो क्या हुआ, कुछ भाग नीचे रह गया, कुछ भाग ऊपर उठ गया, क्योंकि इनके अंदर क्या आ गई, दरार आ गई, ठीक है। आगे अपन इधर समझते हैं। जैसे कोई स्थल मंडल ये था, से सपाट था, ठीक है। अब इनके अंदर जब दरार आई तो एक भाग यूं रह गया, ठीक है, एक इसका हिस्सा यूं चढ़ गया, दूसरा ये रह गया और ऐसे, ठीक है। ऐसे अपने क्या हुआ, स्थलखंड चढ़ गया। जैसे इसमें समझते अपन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये मैंने आपको समझाने के लिए, भाई ये वाला जो प्लस वाला जो एरिया था पहले यहां पे था, मगर इनके बीच में दरार आने से ये वाला हिस्सा ऊपर उठ गया और ये वाला हिस्सा नीचे रह गया, ठीक है, ऐसे समझना। अब ये ऊपर जो उठा हुआ भाग है, ठीक है, ये ऊपर उठा हुआ भाग है, इससे किसका निर्माण होता है, भ्रंशोत पर्वत का, ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं उत्खंड भ्रंश। क्या बोलते हैं, उत्खंड भ्रंश। इस ऊपर उठे हुए भाग को उत्खंड भ्रंश या फिर होरस्ट क्या बोलते हैं, होरस्ट। ये भी आपको ध्यान रखना है, होरस्ट। अब जो ये नीचे धसा हुआ जो भाग है, ये वाला मान लो, ये वाला मान लो, ये तीनों क्या है, नीचे धसे हुए। तो जो ये नीचे धसा हुआ जो भाग है, इसे अपन बोलते हैं द्रोणिका। क्या बोलते हैं, द्रोणिका भ्रंश, द्रोणिका भ्रंश, या फिर इसको बोल दो ग्रोबेन। क्या बोला अपन ने, द्रोणिका भ्रंश या फिर ग्रोबेन, कुछ भी बोल सकते हो। अब ऊपर उठे हुए भाग से तो किसका निर्माण हो जाता है, भ्रंशोत पर्वत का। बट जो ये धसा हुआ भाग है, इससे किसका निर्माण होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो ये धसा हुआ भाग है, इससे निर्माण होता है रिफ्ट वैली का। किसका, रिफ्ट वैली का, अर्थात घाटियों का। ये भी आपको ध्यान रखना है, किसका निर्माण होता है, रिफ्ट वैली का या फिर घाटियों का निर्माण होता है, ठीक है। ऊपर उठा हुआ भाग उत्खंड भ्रंश कहलाएगा, होरस्ट जिसे अपन कहते हैं। जो नीचे धसा हुआ भाग है वो कहलाएगा द्रोणिका भ्रंश, जिसे अपन ग्रोबेन भी कहते हैं। धसे हुए भाग से किसका निर्माण होता है, घाटियों का। ऊपर उठे हुए भाग से किनका निर्माण होता है, ब्लॉक माउंटेन का, ठीक है। भ्रंशोत पर्वत को बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन, ठीक है, ब्लॉक माउंटेन। इनको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन, वलित पर्वत को फोल्ड माउंटेन, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इनसे इनका निर्माण हो गया। आप समझ में आए, उत्खंड भ्रंश, द्रोणिका भ्रंश, आ गई बात समझ में। अब अपन इनका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं, इनका एग्जाम्पल देखते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। यहां पर इसका एग्जाम्पल देखते हैं। रिफ्ट वैली का एग्जाम्पल सुनना, यूरोप की राइन घाटी, ठीक है, यूरोप की
राइन घाटी किसका एग्जाम्पल है? रिफ्ट वैली का। ठीक है, इसका रिफ्ट वैली का एग्जाम्पल है। ये है यूरोप की राइन घाटी। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है? ब्रंसोत पर्वत का, फ्रांस का, फ्रांस का वोसजेस पर्वत। क्या है? वोसजेस पर्वत इसका उदाहरण है। और सुनना इसका उदाहरण, विंध्य सतपुड़ा की पहाड़ियां। ठीक है, विंध्य सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखलाएं, सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखलाएं ये अपने भारत में है। वो किसके उदाहरण है? ब्रंसोत पर्वत के, ब्लॉक माउंटेन के पर्वत श्रृंखलाएं। ठीक है, यहां पे लिखता हूं मैं पर्वत श्रृंखलाएं, ये मैंने लिख दिया। और सुनना, आपने तापी और नदी और नर्मदा नदी का नाम सुना होगा। जी सर, हमने सुना है। तो वो कहाँ बहती है? इन्हीं की घाटियों में तो बहती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए नर्मदा और तापी नदियां कहाँ बहती है, नर्मदा व तापी, ये नदियां कहाँ बहती है? भ्रंश घाटी में, अर्थात रिफ्ट वैली में ये नदियां बहती है। ठीक है, भ्रंश घाटियों में ये नदियां बहती है। यहां पे लिखता हूं भ्रंश घाटी में बहती है, भ्रंश घाटी में ये बहती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नर्मदा और तापी नदी भ्रंश घाटियों में बहती है। विंध्य सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला है, किसका उदाहरण है? ब्रंसोत पर्वत का। फ्रांस का वोजेस पर्वत ब्रंसोत पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, और यूरोप की राइन घाटी है, वो किसका उदाहरण है? रिफ्ट वैली का। ठीक है, उस धसे हुए भाग को अपन क्या कहेंगे? द्रोणिका भ्रंश। से ऊपर उठे हुए भाग को अपन क्या कहेंगे? उत्खंड भ्रंश। उत्खंड भ्रंश को क्या बोलते हैं? और अलग नाम से होरस्ट। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? ग्रोबेन। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ जो अपना ब्रंसोत पर्वत है वो होता है कंप्लीट। ठीक है, अब अपन ने देखा वलित पर्वत, यानी कि जब प्लेटें आपस में आई, एक प्लेट नीचे धस गई, दूसरी प्लेट ऊपर उठ गई, उससे किसका निर्माण हुआ? फोल्ड। फोल्ड मतलब क्या होता है? मोड़दार। ठीक है, मोड़दार पर्वत भी इसे कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, ब्रंसोत पर्वत क्या होगा? जब उनके बीच में दरार आएगी तो एक हिस्सा नीचे धस गया, एक हिस्सा ऊपर उठ गया, उससे किनका निर्माण हुआ? अपना ब्लॉक माउंटेन का। अब अपन बात करते हैं ज्वालामुखी पर्वत, जिसे अपन बोलते हैं वोल्केनिक माउंटेन। ठीक है, VOLCENIC। ठीक है, वोल्केनिक माउंटेन। पहाड़ियों को साफ कर देते हैं यहां से। हाँ, ज्वालामुखी पर्वत क्या होता है समझना। जैसे ये कोई स्थल भाग है, ठीक है, अब नीचे क्या है? मैग्मा है। अब क्या हुआ? यहां पे इसको क्या हो गई? दरार मिल गई मैग्मा को, तो ये क्या करेगा? यहां से निकलेगा। निकलने के बाद क्या कहलाएगा? जब वो स्थल भाग पे आएगा तो वो कहलाएगा लावा। अब जो ये लावा है, इसके अंदर क्या है? राख भी है, ठीक है, अन्य पदार्थ भी है, कोई तत्व भी है। अब वो आके यहाँ पे जमा होने लग गई। ठीक है, इस एरिया में ऐसे जमा होते 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 और यूं एक पर्वत का निर्माण कर दिया इन्होंने। ठीक है, लंबे समय की प्रक्रिया है। अब इस ज्वालामुखी से जिन पर्वत का निर्माण होता है, इस लावा से जिस पर्वत का निर्माण होता है, उसे ही अपन क्या कहते हैं? ज्वालामुखी पर्वत। अर्थात अपन ये भी कह सकते हैं कि ज्वालामुखी की क्रिया के द्वारा जिन पर्वतों का निर्माण होता है उसे अपन क्या कहते हैं? ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, आ गई बात समझ में। तो अब इसका एग्जाम्पल सुनना। अफ्रीका का किलिमंजारो। ठीक है, अफ्रीका का किलिमंजारो, किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा स्थान है किलिमंजारो। पर इसका उदाहरण क्या है? किसका उदाहरण है? ये ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो। ठीक है, उसके बाद जापान का फ्यूजियामा, जापान का फ्यूजियामा, फ्यूजियामा। ठीक है, ये भी इसका उदाहरण है। एक है बेरेन ज्वालामुखी, बेरन ज्वालामुखी, बेरन ज्वालामुखी। ठीक है, बेरन ज्वालामुखी, जापान का फ्यूजियामा पर्वत, अफ्रीका का किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो, ये क्या है? ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है। अब बेरन ज्वालामुखी के बारे में सुनना बात पहले तो। ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है भारत के अंदर। ठीक है,
कहाँ है? भारत के अंदर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, वहां पे बेरन द्वीप में ये स्थित है। ठीक है, भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बेरन द्वीप पर ये बेरन ज्वालामुखी स्थित है। एक विशेषता इसकी क्या है? ये दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, कहां स्थित है? भारत के अंदर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बेरन द्वीप पर यह स्थित है। ये हो गए ज्वालामुखी पर्वत की बात। ठीक है, अब अपन ये तो कर लिए अपन ने पर्वत माउंटेन्स की बात। अब अपन बात करते हैं पठारों की। ठीक है, पठार क्या होते हैं, तो पठारों के ऊपर चर्चा करते हैं। उससे पहले मैं इसको एक बार साफ कर देता हूँ। पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? मुख्य रूप से तो पठार प्रसिद्ध है एक तो खनिजों के लिए। ठीक है भाई, सबसे ज्यादा खनिज कहाँ पाए जाते हैं? अपने पठारों के अंदर। एक जलप्रपात भी वहीं पर पाए जाते हैं ज्यादातर तो। ठीक है, जलप्रपात भी कहाँ पाए जाते हैं? पठारों के अंदर ही पाए जाते हैं। तो अपन अब पठार की बात कर लेते हैं। पठार क्या होता है? प्लेट्यू, फिर उसके बाद अपन बात करेंगे अपनी जो मैदान है प्लेन उनकी। हाँ, तो बढ़ते अपन पठार के ऊपर। पठार क्या होता है, यहां से करते हैं अपन शुरू। पठार, ठीक है, पठार पहली चीज तो ये क्या होते हैं? ऊपर से समतल होते हैं, खड़ी ढाल होती है। क्या होते हैं ये? समतल ऊपर से। ठीक है, यही लिखता हूं। ढाल क्या होती है इनकी? खड़ी होती है, खड़ी ढाल होती है। इस कारण से इन्हें क्या बोलते हैं? टेबल लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेबल लैंड, टेबल लैंड ये इन्हें बोलते हैं, टेबल लैंड कहते हैं इनको। ठीक है, एक इनको क्या बोलते हैं? टेबल लैंड भी बोलते हैं। ये कुछ 100 मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर की ऊंचाई तक के हो सकते हैं। जैसे अपना सबसे विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। ठीक है, तिब्बत का पठार जिसकी ऊंचाई है 4000 मीटर से 6000 मीटर तक इसकी क्या है? ऊंचाई है। सबसे ऊपर से क्या है? ये ठंडा भी, अधिक ऊंचाई पे जाएंगे तो क्या होगा? ऊपर ठंड बढ़ेगी, तो ये क्या है? ठंडा भी है। ये इसकी क्या हो गई? विशेषता हो गई। कहाँ पे स्थित है? आपने चीन, नेपाल व चीन की सीमा पे, नेपाल व चीन की सीमा पे स्थित है। भारत के अंदर है, एशिया महाद्वीप के अंदर है। ठीक है, चीन की सीमा पे स्थित है। ये अपन ने बात कर ली पठार की। अब अपन बात करते हैं कुछ प्राचीन जो पठार है उनकी। ठीक है, प्राचीन जो पठार है उनकी। प्राचीन पठारों में जैसे एक आता है अपना दक्कन का पठार। किसका आता है? दक्कन का पठार। कहाँ है ये? भारत के अंदर, दक्कन का पठार। ठीक है, भारत के अंदर है। दूसरा अपने आता है, दूसरा जो अपन पठार की बात करें तो केन्या, केनिया, तंजानिया, नाम भी कितने अजीब अजीब है, तंजानिया। ठीक है, और युगांडा, युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार। कहाँ? ये अफ्रीका के देश है ना, पूर्वी अफ्रीकी पठार। एक पठार ये हो गया। और तीसरे नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, यहां से लिखता हूं मैं, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं इसको, पश्चिमी पठार। ये क्या है? कुछ प्राचीन पठार है। ठीक है, दक्कन का पठार भारत में है, केन्या, तंजानिया और युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार, ऑस्ट्रेलिया का पठार। ठीक है, ये अपन ने कुछ प्राचीन पठारों की बात कर ली। अब आगे अपन बात करते हैं किसकी? अपन ने आगे इसकी क्या विशेषता देखी? खनिज की प्रचुरता इसमें ज्यादा होती है। क्या होता है? खनिज की प्रचुरता इसमें पाई जाती है।
प्रचुरता इनमें पाई जाती है। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, जो अफ्रीका का पठार है, ठीक है, अफ्रीका का पठार ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है सोने व हीरे के लिए, सोने व हीरे के लिए, ठीक है, गोल्ड और डायमंड के लिए पठार प्रसिद्ध है, यहाँ पे ये निकाला जाता है। एक अपना आता है छोटा नागपुर का पठार, भारत के अंदर छोटा नागपुर का पठार ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें लिखना लोहा, कोयला और मैग्नीज इत्यादि, ठीक है। अब ये छोटा नागपुर भारत में तो है, ठीक है, मुख्य रूप से ये कहाँ फैला हुआ है? झारखंड में, ठीक है। उसके अलावा इसका विस्तार अपने बिहार में भी है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, इत्यादि में भी इसका क्या है? फैलाव है। उड़ीसा में भी है, ठीक है। मुख्य रूप से अपने किस में पाया जाता है? ये झारखंड में, ठीक है। ये अपन ने खनिज की प्रचुरता के आधार पर अपन पठारों को देख लिया। अफ्रीका का पठार जो है उसमें सोने व हीरे की प्रचुरता पाई जाती है। छोटा नागपुर का पठार है उसमें लोहा, कोयला, मैग्नीज इत्यादि पाए जाते हैं, ठीक है। छोटा नागपुर भारत के अंदर है, मुख्य रूप से झारखंड में है, ठीक है, और बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा आदि में भी इसका विस्तार है। आगे अपन बात करते हैं, आगे अपन क्या बात करेंगे सुनना, इनमें क्या जलप्रपात भी पाए जाते हैं। अभी अपन ने देखा था ना जलप्रपात भी पाए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जलप्रपात के अंदर स्वर्ण रेखा नदी पर जलप्रपात है हुंड्रू। कौन सा? हुंड्रू जलप्रपात जो कि छोटा नागपुर के पठार से लगभग कितनी ऊंचाई से गिरता है? 98 मीटर की ऊंचाई से। 98 मीटर मतलब 322 फीट की ऊंचाई से गिरता है, ठीक है। कौन से पठार से? तो यहां पे लिखता हूं मैं छोटा नागपुर पठार से, छोटा नागपुर पठार से, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, छोटा नागपुर पठार से 98 मीटर यानी कि 322 फीट की ऊंचाई से गिरता है। और ये जो हुंड्रू जलप्रपात है झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात है। कहां का? झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात, बड़ा वाटरफॉल, ठीक है, जलप्रपात है। ये भी आपको ध्यान रखना। झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? हुंड्रू जलप्रपात। कौन सी नदी पे बना हुआ है? स्वर्ण रेखा नदी पे बना हुआ है। छोटा नागपुर से गिरता है, जो छोटा नागपुर का जो पठार है वहां से गिरता है। कितनी ऊंचाई से गिरता है? 98 मीटर 322 फीट की ऊंचाई से गिरता है, ठीक है, हुंड्रू जलप्रपात। इसके अलावा अपने कर्नाटक में भी है एक जोग जलप्रपात, ठीक है, यहां पे लिखता हूं मैं कर्नाटक का जोग जलप्रपात, कर्नाटक का जोग जलप्रपात, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखना। ये तो अपन ने बात कर ली किनकी? पठार की, ठीक है। भाई समतल होते हैं, ढाल खड़ी होती है, टेबल लैंड इनको कहते हैं। सबसे ऊंचा जो पठार है तिब्बत का पठार है। ऊंचाई इसकी 4000 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है। नेपाल व चीन की सीमा पे स्थित है। दक्कन का पठार सबसे प्राचीन पठार है। उसके साथ साथ केन्या, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार। खनिजों की इनमें प्रचुरता होती है, जैसे अफ्रीका का पठार में सोने व हीरे के लिए प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर का पठार है उसमें लोहा, कोयला, मैग्नीज इत्यादि निकाला जाता है। छोटा नागपुर का पठार मुख्य रूप से झारखंड में फैला हुआ है। इसी के साथ इसका विस्तार बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी है, ठीक है। और जो पठार होते हैं उनमें जलप्रपात भी पाए जाते हैं। जलप्रपात के लिए अपन ने देख लिया स्वर्ण रेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात बना हुआ है, जो कि छोटा नागपुर के पठार से लगभग 98 मीटर या फिर अपन कहते हैं 322 फीट की ऊंचाई से गिरता है, जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और एक अपन ने देखा कर्नाटक का जोग जलप्रपात, ये अपन ने देख लिया। आगे सुना, थोड़ी सी बात हो रही है पठार के बारे में। थोड़ी सी बात क्या है? इधर की साइड लिखता हूं, उस छोटी सी बात को यहां पे लिख देता हूं उसको, है ना, छोटी सी वो बात है।
अब पठारों का निर्माण भिन्न भिन्न प्रकार से हो सकता है। एक तो प्लेटों से हो सकता है, एक ज्वालामुखी से भी तो हो सकता है। तो ज्वालामुखी से जिन पठारों का निर्माण होता है, ठीक है, यहां पे लिखता हूं, ज्वालामुखी से जो निर्मित पठार होते हैं, निर्मित पठार, निर्मित पठार, उनको अपन क्या कहते हैं? उनको अपन बोलते हैं लावा पठार, लावा पठार। ज्वालामुखी से निर्मित पठारों को अपन ने क्या कहा? लावा पठार। और लावा पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है काली मिट्टी के लिए, ठीक है, काली मिट्टी के लिए ये क्या है? प्रसिद्ध है, क्योंकि सबसे ज्यादा काली मिट्टी लावा पठार में पाई जाती है। और जो काली मिट्टी है ये कृषि के लिए भी उपजाऊ है। क्या है? कृषि के लिए सबसे ज्यादा उपजाऊ है। कृषि में कौन सी फसल के लिए? कपास के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। काली मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है? कपास के लिए। इस कारण से इस काली मिट्टी को और क्या बोलते हैं? काली कपास, काली कपास मृदा, ठीक है, काली कपास मृदा। और भी फसलें होती है, पर मुख्य रूप से जो अच्छी पैदावार किस फसल की होती है? इसमें कपास की होती है, ठीक है। लावा पठार में काली मिट्टी की क्या होती है? प्रचुरता होती है। क्या होती है? प्रचुरता होती है। और काली मिट्टी क्या होती है? उपजाऊ होती है। ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। बस ये हो गई पठार की बात। अब अपन बढ़ते किसके ऊपर? मैदान के ऊपर, प्लेन्स के ऊपर अब चर्चा करते हैं। अंतिम जो हमारा स्थल रूप है, लैंड फॉर्म है, वो है हमारा मैदान, ठीक है। अब मैदानों की चर्चा करते हैं कि मैदान क्या होते हैं और क्या नहीं होते, ठीक है। प्लेन्स, जिनको अपन इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन्स, ठीक है। अपन प्लेन्स की ओर बात कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, उसमें तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। जब आप उनको विस्तार से पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे अपन भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं तो उसमें 6 टॉपिक पढ़ते हैं, 6 चीजें पढ़ते हैं भौतिक प्रदेशों में, ठीक। और अपन मुख्य रूप से जो पृथ्वी के ऊपर जो स्थल रूप पाया जाता है, मुख्य रूप से उनकी बात करते हैं, ठीक है। फिर आता है अपना पठार, अरे सॉरी, पठार नहीं, मैदान। पठार तो अभी अपन ने पढ़ ही लिया, दोबारा क्या पढ़ेंगे इसको? पठार नहीं, मैदान, मैदान, ठीक है। मैदान क्या होते हैं? अपन ने जब उसकी विशेषता देखी थी, भाई ये क्या होते हैं? एक तो समतल होते हैं, ठीक है, सपाट एवं समतल होते हैं, ठीक। ऊंचाई 200 मीटर से कम होती है, 200 मीटर से कम ऊंचाई इनकी होती है, ठीक है। अधिक उपजाऊ होते हैं, अधिक उपजाऊ होते हैं। सर्वाधिक परिवहन होता है, क्योंकि समतल है तो ज्यादा दिक्कत नहीं आती है परिवहन में। सर्वाधिक परिवहन की सुविधा यही होती है, ठीक है। और सर्वाधिक जनसंख्या भी यहाँ करती, निवास करती है, ठीक है। सर्वाधिक, अरे भाई चुप हो जा, फोन वाले चेक नहीं लेते यार। सर्वाधिक यहाँ पे जनसंख्या भी निवास करती है, सर्वाधिक जनसंख्या भी क्या करती है? निवास करती है। सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, निवास करती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अपन मुख्य रूप से जो अपने मैदान है उनकी बात करते हैं, ठीक है। अपने विश्व के अंदर जो मुख्य रूप से जो मैदान है, तो अपन देखते हैं सबसे जो बड़े बड़े जो मैदान है उनकी बात करते हैं। पहला कौन सा है? सिंधु, कौन सा? सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का, ठीक है, ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो कि कहाँ है? एशिया के अंदर, ठीक है। एशिया में कौन कौन से? इसमें पाकिस्तान भी आ गया, ठीक है, भारत भी आ गया और बांग्लादेश भी आ गया। ये 3 देश इसमें आ गए सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान में, ठीक है। एक आता है यांगटीसी का मैदान, कौन सा? यांगटीसी का मैदान, ठीक है। ये चीन में है, यांगटीसी नदी पे बना हुआ है, ठीक है। अपने एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी नदी, जो कि चीन में बहती है, तो उस नदी के द्वारा बनाया गया मैदान है, ठीक है। तीसरा आता है अमेजन नदी का मैदान, ठीक है, अमेजन
नदी का मैदान, जो कि कहाँ है अमेजन नदी? दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। शॉर्ट में लिखता हूं मैं, ये है अपनी चीन में, या अपन इसको ये बोल सकते हैं एशिया में। ठीक है, ये बोल देते हैं अपन एशिया में। ठीक है, एशिया में है। 4 नंबर पे आता है नील नदी का मैदान। नील नदी का मैदान। ठीक है, नील नदी का मैदान, ये कहाँ है? ये सर अफ्रीका में है। ठीक है, ये वही नदी है जो लंबी लंबी है, ठीक है, बड़ी है। अमेजन नदी अपने अपवा क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ी नदी है विश्व की। नील नदी क्या है? लंबाई के अनुसार विश्व की सबसे लंबी नदी है। यांगटेसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, इन 3 नदियों से जो मैदान बना है वो भी क्या है? बहुत बड़ा है, जो कि 3 देशों में, राज्यों में नहीं, देशों में, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा जो मैदानी एरिया है वो किन नदियों के द्वारा बनाया जाता है, तो वो बनाया जाता है गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये अपने कुछ महत्वपूर्ण मैदानों के नाम हो गए। ठीक है, एक बार फिर से सुनना। मैदान क्या होता है? सपाट एवं समतल होते हैं, 200 मीटर ऊंचाई से कम होते हैं। ठीक है, 200 मीटर की ऊंचाई से क्या होते हैं? कम होते हैं। हाँ, लिख दिया। अधिक उपजाऊ होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा फसल उत्पादन किन में होता है? अपने इनमें मैदानी भागों में ही होता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जनसंख्या भी मैदानी भागों में निवास करती है। जैसे अपना ये है, भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है ये क्या है? मैदानी एरिया है, इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, और सर्वाधिक परिवहन भी होता है, क्योंकि समतल होता है तो ज्यादा परिवहन की साधन बिछाने में, जैसे अपन रेल लाइन बिछा रहे हैं तो रेल लाइन की जो पटरियां है तो उन पटरियों को बिछाने में भी ज्यादा वो नहीं होता, खर्चा भी नहीं आता। ठीक है, सस्ता पड़ जाता है। पहाड़ी एरिया में ज्यादा क्या है कि खर्चा भी आता है और टाइम भी लगता है। अब लाइटिंग वाइटिंग भी पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं होती इतनी। ठीक है, इतनी सुविधा आजकल तो होने लगी, पहले नहीं होती थी। ठीक है, तो ये एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि सभी तरह से मैदानी क्या है? उपयुक्त है। पहाड़ सभी अपने लिए आवश्यक तो सभी है, पर मुख्य रूप से परिवहन भी होता है और जनसंख्या भी सबसे ज्यादा निवास करती है और उपजाऊ भी होते हैं। कुछ के अपन ने नाम देख लिए। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान एशिया में है। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश में फैला हुआ है। यांगटीसी का मैदान चीन में है। ठीक है, और अमेजन नदी का मैदान दक्षिणी अमेरिका में है। नील नदी का मैदान अफ्रीका के अंदर है। ये अपन ने बात कर ली किसकी? पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूपों की, मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ। ठीक है, कौन कौन से स्थल रूप है? माउंटेन्स, प्लेट्यू और प्लेन्स, पर्वत, पठार, मैदान। ठीक है, क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट क्लास में अपन अपने भारत देश के बारे में बात करेंगे। आपने एक सीक्वेंस देखा होगा, जब अपन ने कक्षा 6 की भूगोल शुरू की है तब से लेकर आज तक आपने कुछ ना कुछ एक सीक्वेंस देखा होगा कि पहले अपन क्या बात कर रहे थे? अंतरिक्ष के बारे में बात करें, फिर अंतरिक्ष में हमारी पृथ्वी कहाँ है, पृथ्वी के ऊपर आए अपन। ठीक है, धीरे धीरे जूम इन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? पहले अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड से फिर अपन पृथ्वी, ग्रहों पे आए, ग्रहों पे अपन जूम किया, फिर अपन ने पृथ्वी पे जूम किया, पृथ्वी पे आ गए। पृथ्वी पर अपन आते ही क्या करा अपन ने? अक्षांश देशांतर रेखाएं पढ़ी। ठीक है, फिर जूम किया। ठीक है, जूम करते अपन ने किसके बारे में पढ़ा? अपने जो परिमंडल है पृथ्वी की। ठीक है, अपना स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैवमंडल, इनके बारे में पढ़ा। फिर और जूम किया, फिर पृथ्वी के ऊपर जो स्थल रूप है इनको पढ़ लिया अपन। अब थोड़ा सा और जूम करेंगे तो अपन भारत देश पे आएंगे। ठीक है, भारत देश के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, भारत कहाँ स्थित है, कैसा है, इसके आसपास में कौन कौन से देश है, कौन कौन से महासागर हैं। ठीक है, फिर थोड़ा सा और जूम करेंगे तो अपन इसके अंदर जो अंतिम चैप्टर रहने वाला है, ठीक है, उसमें अपन पृथ्वी की जो पृथ्वी की नहीं, भारत की जो वनस्पति वगैरह है, जलवायु है, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है, अंतरिक्ष से सीधा पृथ्वी पे, पृथ्वी से फिर सारे देशों पे। ठीक है, महाद्वीपों के बारे में पढ़ा, फिर उसमें से अपन ने भारत पे आ गए और भारत से अपन अपने भारत के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक सीक्वेंस भी है। तो अपन नेक्स्ट चैप्टर में अपने भारत देश के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद अपन भारत की जलवायु और वनस्पतियों के बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद अपनी जो क्लास 6 की जो बुक है वो हो जाएगी कंप्लीट। फिर अपन अपनी नेक्स्ट क्लास यानी 7th की ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और अगर आपको कुछ और किसी विषय पे चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और उद्धार क्लासेस के साथ जुड़ने की जो आपने जो दिखाया है, अपना प्रेम दिखाया उद्धार क्लासेस के प्रति, तो उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।